अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कहते हैं औलाद ये अल्लाह पाक की एक बेहतरीन नेमत है और यकीनन माँ बाप जो होते हैं ये औलाद चाहे वो कैसी भी हो उसको अपनी औलाद को देख के बड़ी खुशी होती है। और अगर ये औलाद ज़्यादा खिदमत करने वाली हो, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो, ज़्यादा हेल्प करने वाली हो और वो खसलतें जो माँ बाप में पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, अगर वो तमाम आदतें औलाद में भी हो ना तो औलाद के लिए एक सुकून और चैन का बाइस बनती है। जी हाँ, एफजेन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड हेल्थ केयर को लेकर और आज भी हमारा टॉपिक चाइल्ड न्यूट्रिशन और उसकी हेल्थ और इम्यूनिटी पर जो है वो डिस्कस होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान मलिक साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में हम आपको मरहबा वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह, हमारी जो है वो रिक्वेस्ट पर आप तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। नाज़रीन ने पसंद भी किया पिछले दिनों आपके एपिसोड को जिसमें आपने डेंटल हेल्थ केयर बताई। कुछ बात करते हैं चूँकि ज़ाहिर एक लॉन्ग टर्म आप जो है वो एक एज अ काउंसलर भी आपने जो है वो वक्त गुजारा और कुछ ना कुछ से नो टू ड्रग्स की मुहिम में भी आप रहें और बच्चों को तरबियत करना, काउंसलिंग करना एक आपका जो माशाल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू रहा है। कई आपने स्टूडेंट इज्तिमात भी किए हैं, कई स्टूडेंट गैदरिंग में आपने परफॉर्म भी किया है, मेंटालिटी को भी समझते हैं। तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और नाजरीन के जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपके पास रखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ज़ाहिर है बच्चा गोद में होता है, तो बच्चा जब गोद में होता है तो तब उसकी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूट्रिशन। तो गोद से लेकर तो चलने फिरने तक और स्कूल जाने के जो वक्फा होता है, ये जो पूरा एक ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन के बीच में बच्चे के न्यूट्रिशन में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लापरवाही अगर बरती जाए तो बच्चे की जो है वो तबीयत डिस्टर्ब हो सकती है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा टॉपिक है आरिफ भाई। और जैसा आपने क्वेश्चन किया कि न्यूट्रिशन, सबसे पहला जो बच्चे इन्फेंसी की हालत में होते हैं, जो छोटे होते हैं, गोद में होते हैं, तो चाहे छोटे बच्चे हों आरिफ भाई या फिर बड़े हों, चाहे हम हों, एक बहुत ही प्यारा टर्म दिया गया है डाइट के हवाले से कि हम सभी का एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। ऐसा ही बैलेंस डाइट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ही शो करता है कि वो डाइट जिसमें हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले जो उस वक्त बॉडी के लिए नीड हो। ऐसा ही ठीक है। अब बच्चों की जैसे आपने बात की, बच्चे के लिए जैसे बच्चा जब बर्थ हुआ, अब गोद में ही है, यूँ समझ लीजिए कि फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ का अगर है, तो सबसे अच्छा डाइट या सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट्स उनके लिए अगर है तो वो मदर मिल्क है। ऐसा ही मतलब स्टार्ट वहीं से होना है। ऐसा ही ठीक है, मदर मिल्क। ठीक है, क्योंकि मदर मिल्क से कई सारी हमें एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं। ऐसा ही अब एंटीबॉडीज़ क्या है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी का एक समझ लीजिए डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। जी। तो यूँ समझे, एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ हमारे बदन में जब आता है तो एक एंटीबॉडीज जब बनी रहती है तो उससे वो लड़ती है। वैसे लॉकडाउन का जो वक्त गुजरा है डॉक्टर साहब, तो लोगों को जो है वो इम्यूनिटी कुछ ना कुछ और बहुत सारी चीज़ें, यानी जिसको कुछ ना भी पता हो तो एफजेन चैनल के नाज़रीन भी तस्दीक करेंगे कि ऐसा था कि लोग इम्यून सिस्टम पे तो बात कर ही रहते हैं। वैसे माशाल्लाह आपने वजाहत दे दी कि हमारे जिस्म में खुद इस तरह की माशाल्लाह अल करीम जो है वो चीज़ें, एक डिफेंस सिस्टम हमारे जिस्म का बना हुआ है कि जब भी हमारे जिस्म में कोई बैक्टीरिया, कोई इस तरह का फंगस वगैरह जिस्म में दाखिल हो जाए तो हमारा जिस्म खुद उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है उस एंटीजन के लिए और हमारी जो है हिफाजत रखता है ताकि दवाइयाँ लिए बगैर हम जो है वो सेहतयाब रहें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंटीबॉडीज़ जो मदर मिल्क से आती है, IgM और IgA, ये दो नाम है एंटीबॉडीज़ का। अब यहाँ से जब सफ़र शुरू हुआ तो यूँ समझे कि सबसे पहला तो मिल्क है कंटेंट। ठीक है, बट अब ये एक पीरियड आता है जब बच्चा यूँ समझ लीजिए कि 1 साल 1.5 साल का हो गया। अब ये स्टेज में भी जो पेरेंट्स हैं ये सोचते हैं कि बच्चे को जो है मिल्क में ही हमें चलाना है। जी। हालांकि मिल्क में
बहुत अच्छे अच्छे विटामिन्स भी हैं, कैल्शियम भी हैं, लेकिन जब एक स्टेज आती है, जैसे मैंने कहा ना कि बैलेंस डाइट जब नीड है हमें देना है। अब मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो पुअर सोर्स ऑफ आयरन है, यानी आयरन मिल्क से नहीं मिलेगा। अब उसके लिए हमें जाहिर सी बात है बाहर से कुछ ना कुछ देना है। ऐसा ही है। तो जब बच्चा 1.5 साल का हो रहा है, उसकी जो है ना, यूँ समझ लीजिए मिल्क टीथ भी आना स्टार्ट हो गई, जो 6 मंथ से चालू हो जाता है। अब हमें कुछ ना कुछ जो है ना फ्रूट्स की तरफ भी जाना है, जो आयरन रिच फ्रूट्स होता है। माशाल्लाह। अच्छा, देखा जाए तो आरिफ भाई, बहुत सारे बच्चों को ना एक बीमारी भी होती है जिसका नाम है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। अल्लाह क्योंकि अकबर। आयरन जो होता है वो हमारे ब्लड बनाने के लिए एक अहम रोल फॉर्म करता है। हीमोग्लोबिन आपने जी सुना जी, होगा, हीमोग्लोबिन। एक मेजर रोल है। यानी हीमोग्लोबिन अगर कम है तो समझ लीजिए कि ब्लड कम है। तो आयरन बाइंडिंग उसका एक पूरा प्रोसेस है, एक आयरन एक अहम रोल निभाता है इसमें। तो अब आयरन की कमी हो गई, यूँ समझ लीजिए, फिर अनीमिया यानी खून की कमी को ही अनीमिया कहते हैं। तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होने का चांस होता है। अल्लाह। कई बच्चे जो हैं देखा जाता है 2-2 साल 3-3 साल तक यानी कंटिन्यू ओनली मिल्क पे ही पेरेंट्स चलाते हैं। तो जो जैसा स्टेज आए फिर हमें उस हिसाब से हमें डाइट देना चाहिए। यानी एफजेन चैनल के नाजरीन, अगर इसमें जो हमारे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि फ्रूट्स ऐड करना है, और ऐसा फ्रूट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आयरन कंटेन हो, तो अमूमन हमने ये सुना है कि एप्पल, बनानास, इन सब के बारे में सुना है। तो क्या यही बच्चों को दिया जाए, या फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स जो है आप सजेस्ट फरमाएंगे? देखा जाए तो देखिए, शुरू के इसमें देखा जाए ना आरिफ भाई, कि बच्चों का ना डाइट है ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे ना कि डायरिया यानी लूज मोशन हो गया, या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी जो टाइटनेस होता है ना, तो ये ज़्यादातर बच्चों में शुरू में पाया जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या खिलाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, अब ऐसा रहता है पेरेंट्स, जैसे अब हमारे घर में जो भी बन रहा है अब वही होता है कि वो खिलाना चालू कर देते हैं। जी। ठीक है, लेकिन हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि अब वो बच्चा है, ठीक है, हमें देना है न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं है, बट वो हिसाब से देना है। तो इसके लिए जो है पेरेंट्स काउंसलिंग भी होती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग की बच्चों को कैसा मतलब डाइट को मेंटेन रखना, तो वो भी अटेंड करना चाहिए पेरेंट्स को। ऐसा ही है। अब हम यहाँ आते हैं कि फ्रूट्स के बारे में जैसे आपने फरमाया, तो ये मामला जो होता है ना, जो पेट के ताल्लुक से ज़्यादातर बच्चों का मसला होता है। आपने देखा होगा आरिफ भाई, ज़्यादातर बच्चे ना सोते सोते रोने लग जाते हैं। तो बहुत मतलब ज़्यादातर मामला ना ये पेट का ही होता है, उनको पेट में दर्द होता है। तो हम जो है ना उठा के करवट लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम परेशान हो जाते क्या हो गया है। तो बहुत ज़्यादा है ना ब्लोटिंग जो पेट में होती है ना, उसी का जो है ये रहता है। प्लम्स एक फ्रूट आता है, अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसके लिए हम प्लम्स दे सकते हैं। उसके बाद में बच्चों के लिए एप्पल वगैरह तो आपने कहा ही है। फिर एक विटामिन सी रिच फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे मौसम्बी हो गया, है ना, मीठा अगर इसमें हो जाए। फिर उसके बाद में नींबू कंटेन कोई अगर ऐसा चीज़ हम बना के पिला दें, सिट्रिक फ्रूट अगर इसमें मेरे ख्याल से प्रेफर करना चाहिए, जिसमें खट्टापन जिसमें होता है ना, जी जी, तो उसमें विटामिन सी का जो है उसमें ज़्यादा रहता है। और विटामिन सी एक अहम रोल होता है हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए। मैं अगर इसमें अगर अपनी तरफ से अगर ऐड करूं, अगर आप मेरी सलाह करें, कि अमूमन होता है कि पेरेंट्स है कंफ्यूज, और जो फ्रूट्स उस वक्त अवेलेबल है वो फ्रूट वो खिलाने के जो वो दर पे होते हैं, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा खिलाया जाए ताकि बच्चा जो है हेल्दी रहे, बीमार कम पड़े। तो माशाल्लाह जैसे आपने तवज्जो दिलाई सिट्रिक फ्रूट्स को लेकर, तो ये भी बहुत अच्छा है। इस पे भी अगर कुछ आप फरमाएं कि अगर फ्रूट्स के अगर फ्रूट जूस पिला दें, क्योंकि अमूमन खाने के लिए ना बहुत पिछड़ते हैं बच्चे के, वो नहीं खा रहे होते हैं, थोड़ा खा के छोड़ दिया। लेकिन जो है ना वो ड्रिंक ऐसी चीज़ है कि बच्चे जो है वो इस तरफ जो है वो अट्रैक्ट भी होते हैं, करीब भी जाते हैं, उसको पी भी बहुत आसानी से लेते हैं। तो क्या ये फ्रूट्स जो है वो फ्रूट जूस को रिप्लेस करते हैं? जी जी जी, बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है, बट वो जो फ्रूट्स जूसेस की तरफ अगर हम जा रहे हैं, पहला तो हम ट्राई करें ना छोटा छोटा पीस करके हम है ना उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही रखें। ओके। यानी अगर कंपेयर करें जूस और ओरिजिनल फॉर्म से, तो ओरिजिनल फॉर्म ज़्यादा बेहतर रहता है, ऐसा स्टडी शो की है। बट फॉर एग्जांपल बच्चा अगर नहीं खा रहा है कुछ, अगर ऐसा मसला है, तो हम जूस, बट वो नेचुरल जूस हो। लेकिन अगर जूस की अगर आप बात करते हैं
तो अब कई लोग फिर जो पैक्ड जूसेस आते हैं ना उसकी तरफ चले जाते हैं, जिसमें जो है प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ रहता है, कई सारे केमिकल होते हैं, तो उससे तो अवॉइड ही करना है। अगर ओरिजिनल फॉर्म में हम खिला रहे हैं, वेल एंड गुड, अगर वो खा रहा है, अगर नहीं खा रहा है तो हमें जो नेचुरल है उसी का जूस हम दे सकते हैं। माशाल्लाह। लेकिन FGN चैनल के नाजरीन, डॉक्टर साहब ने इसी तरफ तवज्जो दिलाई है कि फ्रूट्स के छोटे छोटे आप स्लाइस कर लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उस तरह से उसको बना के बच्चे को दें। और फिर बच्चे को ज़ाहिर एक तरीका भी होता है बहलाने का, फुसलाने का, मनाने का, उसके ज़रिए से भी मुझे ऐसा लगता है कि हो तो जाएगा। अब ये तो जाहिर है कि ये उस वक्त की बात चली कि अभी बच्चा जो है बिल्कुल यूँ है कि कुछ ना कुछ घर में ही मूवमेंट कर रहे हैं, स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल में भी जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कि इन दिनों में भी तो फिर बहुत भागम भाग होती है। अब तो बच्चे जो है वो ट्यूशन भी जा रहे होते हैं, स्कूल भी जा रहे होते हैं, फिर एडिशनली कराटे क्लास, और फिर मैंने इस तरह की कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में भी सुना है। क्या फरमाएंगे ऐसी सिचुएशन में, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, किस तरह से चीज़ें डील करनी चाहिए? डाइट के हवाले से ऑफकोर्स अगर हम देखें आरिफ भाई, तो यूँ समझे कि हम जो हैं बच्चों को ना 5 फूड ग्रुप्स एक डिवाइड किया गया है। तो हम नोटिस करें कि जो हमारे दिन जो 24 आवर्स गुजर रहे हैं, अगर हम बच्चों के इसमें डाइट हम प्लान कर रहे हैं, तो क्या ये 5 जो भी मैं अर्ज़ करूँगा ये फूड ग्रुप उसमें ऐड हैं? अगर ऐड हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक लिमिट होनी चाहिए। सबसे पहला आता है, यूँ समझे कि ग्रेन्स एंड सीरियल्स, जैसे राइस हो गई है, गेहूँ है, जवार है, बाजरा है, तो ये हम इसकी तरफ आए। जैसे बच्चे स्कूल अब जाने लगे जी, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में कुछ ना कुछ उसका बना के, जैसे एक दलिया देखा जाए ना, एक ग्रेन्स का बनाया जाता है, तो हम इसकी तरफ भी आए, खिचड़ी खिलाएं। सेकंड जो ग्रुप है वो प्रोटीनेटेड ग्रुप, यानी वो फूड जिसमें प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पल्सेस हैं, नट्स हैं, जैसे काजू, बादाम वगैरह। फिर अगर हम प्रोटीन में जाएं तो अगर नॉनवेज अगर कोई खाते तो एग हो गया, फिर चिकन की तरफ हम जा सकते हैं। थर्ड जो ग्रुप है वो है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मिल्क हमें एकदम कम्प्लीटली बंद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम एंड विटामिन्स बहुत सारे हमें मिल्क से भी मिलते हैं, बट ऐसा भी ना हो कि पूरा हम मिल्क पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की जब बात आती है आरिफ भाई, तो बताया जाता है कि रेनबो फ्रूट्स हमें खाना है। रेनबो फ्रूट्स क्या है? रेनबो कैसा होता है? मल्टी कलर होता है। जी। तो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल भी मल्टी कलर है। रेनबो फ्रूट्स में जैसे गाजर हो गया, हाँ, उसका एक अलग कलर होता है। एप्पल हो गया, अलग कलर है। पालक अगर हम वेजिटेबल में है तो उसका अलग कलर है। तो ये सब कुछ हमें एक लिमिटेड जो है क्वांटिटी में लेना है और उसको है ना डाइट में चेंज करते रहना है। और लास्ट वाला जो है ना वो है फैट्स, ऑयल एंड शुगर। अच्छा, कई लोग फैट्स का नाम सुन के एकदम परेशान हो जाते हैं, अरे हमको तो फैट कम करना है, फैट तो जो है बुरी चीज है, मतलब नेगेटिव में लेते हैं। डाइट का दौर है, लोग जो है वो मोटापे से परेशान है। लोगों यार बचपन में बच्चा थोड़ा सा और तंदुरुस्त हो जाए तो माँ बाप टेंशन होते हैं कि यार अभी से इतना जो है फैट लग रहा है। तो फैट सुन के लोगों को बस ये लगता है कि हेल्दी होगा। फैट्स, ऑयल हमें लेना चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन वही है कि उसकी मिकदार जैसे ऐसे ही है। कोई भी चीज़ ओवर एक्सेस नहीं होना चाहिए, अच्छा, ना कम होना चाहिए, जो एकदम बैलेंस होनी चाहिए जी। अगर आरिफ भाई फैट हम नहीं लेंगे तो कई सारे जो विटामिन्स होते हैं ना वो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी अगर फैट मौजूद है बॉडी में तभी वो एक्ट करेंगे। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं। बॉडी में फैट मौजूद होगा तो ये जो विटामिन है ये इंशाल्लाह करीम इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे और बॉडी को जो न्यूट्रिशन इनसे मिलना है वो मिलेगा। जी। और ये अहम जो है यूँ समझे कि जो विटामिन ए है हमारे आंखों की रोशनी के लिए काम आता है। डी सभी जानते हैं कि बोन की हेल्थ के लिए काम आता है। के, विटामिन के जो होता है जब इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट के लिए काम आता है। तो ये सब फैट सॉल्युबल है, यानी फैट अगर हमारे बॉडी में है तो वो एक्ट करेंगे। तो फैट भी जरूरी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना कि फैट, अरे इसमें ज्यादा फैट है। कोई देखे यहाँ पर दो तरीके के एक पेरेंट्स हैं, एक है ओवर कॉन्शियस और एक है अंडर कॉन्शियस, यानी एक छोड़ देते हैं कि बस खा रहा है इधर उधर। एक हो कि ओवर कॉन्शियस, नहीं इसे ये दें, इसमें फैट है, इसमें ऑयल है। तो देखें बैलेंस डाइट, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि बैलेंस डाइट हर एज ग्रुप के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें देना पड़ेगा। यानी इसमें क्वांटिटी भी आ गई और इसमें जो है डिफरेंट चीज़ें भी आ गई। अच्छा, अब यूँ एक दौर चलता है ना कि स्कूल जाने लगा, प्रेशर है, तो आजकल एडवर्टीजमेंट में दिगर इस तरह के पाउडर्स या सप्लीमेंट्स दिखाए जाते हैं।
कि यार ये दूध में डाल देंगे तो दूध का जो न्यूट्रिशन 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और चूंकि अब वो नहीं ओवर कॉन्शियस है पेरेंट्स कि नहीं मेरे बच्चों को कितना न्यूट्रिशन हम जो है वो कम टाइम में दे सकते हैं, बच्चा जो है वो नंबर ऑफ वर्किंग भी करें और जो है वो हेल्दी भी रहें। तो इस तरह के पाउडर्स और सप्लीमेंट्स वगैरह भी जो है वो चलते हैं। आप क्या फरमाते हैं, मेडिकल साइंस क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, जितना है ना आरिफ भाई हम नेचर के करीब रहेंगे ना उतना हमें बेनिफिशियल रहेगा। यानी अगर हम पहले की ईरा में जाएं, कुछ साल पहले जाए तो पहले ऐसे पाउडर नहीं मिलते थे, सप्लीमेंट नहीं मिलते थे, और उनकी हेल्थ करंट हेल्थ के हिसाब से देखें तो कई गुना ज़्यादा उनकी बेहतर रहती आपने खाया डॉक्टर साहब सप्लीमेंट? आपने इस तरह के सप्लीमेंट्स या पाउडर खाया है? देखें, बचपन में तो ऐसा याद नहीं पड़ता, एक रहता था कि मतलब फला कंपनी और ये सब नाम, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने खाया था ऐसा। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने भी इस तरह के कोई पाउडर या कोई सप्लीमेंट इस तरह के अब लिए। देखिए इसका चलन अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यूँ समझे कि एडवर्टीजमेंट का एक अच्छा खासा असर है, और बच्चे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के मामले ओवर कॉन्शियस की, मतलब इसकी हाइट नहीं बढ़ रही। देखिए, हाइट, वेट, एज, ये 3 बच्चों के लिए ना इसका WHO के ना एक पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है, कि कौन सी एज में कितना वेट होना चाहिए, कितना हाइट होनी चाहिए, उसका पूरा एक चार्ट है। जी जी। हम अपने हिसाब से मतलब उसको ये कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अब बच्चा अगर समझ लो ऐसा दिखने में छोटा लग रहा है तो ठीक है, उसकी एज होगी उस हिसाब से उसका जो है वेट के हिसाब से हो सकता है वो बराबर हो सकता है कम भी हो। अच्छा, हम कंपेयर किससे करते हैं? कंपेयर हम करेंगे, हम अपने आप से करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन इसका ऐसा भी होता है कि बच्चे की जो हाइट है ना, कई सारे फैक्टर होते हैं आरिफ भाई जी। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो मतलब ये समझ लीजिए कि हमारा जेनेटिक फैक्टर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कभी देखेंगे होंगे आप कि माँ बाप छोटे हाइट के, बच्चा जो है हाइट में ज़्यादा है, तो अब देखेंगे कि क्या पता दादा हाइटेड थे या मामू बच्चे का हाइटेड है, तो वहाँ से भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही है। और इसका वाइस वर्सा भी ले लें आप, अगर माँ बाप जो है हाइटेड है और बच्चा यूँ समझ लीजिए कि, तो हम अपने से कंपेयर करते हैं। हालांकि हाइट के और इसके ना कई सारे फैक्टर, जिसमें से एक मैंने जेनेटिक का, फिर बाद में और भी आते हैं, हार्मोनल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन मेन जेनेटिक है। तो हम पहले उसको स्टडी करें, देखें कि क्या है, उस एज के हिसाब से हम कंसल्ट भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वो जहनी तौर पे भी बच्चा जो है वो यानी जो अब जैसे फॉर 7th क्लास का एक बच्चा है, लेकिन वो मेंटली जो है वो उतना तैयार नहीं है, तो हम सोचते हैं कि शायद ये पाउडर खिलाने से, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि आप खाने से बच्चा शार्प हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा, तो फिर वो भी एक तरह से पेरेंट्स है, बच्चे को फुलफ़िल करना है, बच्चों का वो उस चीज़ को मुकम्मल करना है, तो अब ये हो जाता है। तो यानी ये भी एक गैप मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि बस ये बच्चे को न्यूट्रिशन मिल जाए और उसका जो है भला हो जाए। न्यूट्रिशन की बात करें या फिर जो भी हमारे ग्रोथ फैक्टर के लिए होता है, जैसे एक हार्मोन भी एक बहुत अच्छा अहम रोल इसमें होता है आरिफ भाई। तो हमारा जो लाइफ साइकिल है ना, कई सारी चीज़ें ना इसके वजह से डिस्टर्ब होते हैं। हम कितने भी पाउडर खिला दें, और हालांकि वो जो पाउडर होते हैं वो पैक्ड पाउडर जिसमें ओवर शुगर कंटेंट, हालांकि उसके मतलब कई सारी स्टडी शो हुई है कि इतना ज़्यादा बॉडी पे असर नहीं करता। अगर हम अपना लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल बच्चे को वो एज में कितनी नींद देनी थी, अगर हम वो स्लीप साइकिल उसका मेंटेन रख रहे हैं, तो कई सारे हार्मोन अच्छी तरीके से रिलीज तभी होते हैं। यानी बच्चे का सो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, उसके टॉक्सिन रिलीज हो रही है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही तो अब हम बच्चों को यानी प्रॉपर अगर हम लाइफ साइकिल हमारा डिस्टर्ब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, समझ लीजिए नर्सरी में है या जूनियर सीनियर में, तो उसको अगर चाहिए अगर 12 से 13 घंटे की नींद, अब वो डिस्टर्ब है, हाँ हमने डिस्टर्ब करके रखा है, उसकी नींद पूरी नहीं, मतलब समझ लीजिए उसके ग्रोथ पे हमने डिस्टर्ब कर रखा है, और फिर हम बाहर से पाउडर ला के उसको सोच रहे कि वो जो है जल्दी से बड़ा हो जाए और ये हेल्थ हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। FJN चैनल के नाजरीन, कहीं ना कहीं मुझे और आपको भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि मेरा जो ये फैमिली मेम्बर है, ये जो बच्चा है जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, जिसे जो है वो इतनी दिल लगी कर रहा हूँ, तो कहीं मेरा इसके लिए केयरिंग करना इसके लिए नुकसान का सबब तो नहीं है। इस तरह की अगर कोई सेशंस होते हैं, आपके यहाँ कोई काउंसलर्स इस तरह के होते हैं जो न्यूट्रिशन पर या दीगर चीज़ों को गाइड करते हैं, तो इस पर भी जो है इस तरह के सेशंस भी अटेंड करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को भी नोट डाउन करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डॉक्टर साहब, कि ये तो रहा एक वक्त जिसमें हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डाइट और न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, स्लीप साइकिल और दीगर मेंटल हेल्थ, क्योंकि एक प्रेशर होता है बच्चे पर, एक क्लास मैन का, जैसे आज के दिनों में 10th में एक प्रेशर आता है बच्चे पर कि 10th में अच्छा स्कोर करना है,
या कंपैरिजन होना, ये सारी चीज़ें, और ऐसी सूरत में फिर बच्चा कम खाने लग जाता है या उसके बिल्कुल डाइट पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो इस पर आप क्या फरमाएंगे कि क्या होना चाहिए जब वो 10th में हो, यानी या जो है वो 12th में हो, और ये वो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं कि बच्चे पे एक प्रेशर होता है, तो ऐसी सूरत में माँ बाप का क्या रोल है, बच्चे के साथ किस तरह से रवैया अख्तियार किया जाए, क्या उसकी खैर खैरियत ली जाए? देखिए आरिफ भाई, ये जो प्रेशर है 10th के एग्ज़ाम का ले लें, यानी समझ लिए पर्टिकुलर टास्क को मुझे कंप्लीट करना है, तो ये टेम्पररी प्रेशर है, ये समझे। जी। अच्छा, ये जो प्रेशर आना, ये समझ लीजिए कि ह्यूमन टेंडेंसी का एक नॉर्मल है बिहेवियर, तो इतना ये सीरियस नहीं होता है। यानी मैं भी 10th में था तो मैं भी प्रेशर में था। मतलब पढ़ा मुझे, ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है, जी। बट ये प्रेशर जो टेम्परेरी प्रेशर है, इसको सीरियस तक नहीं जाने देना है। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स का रोल, जब जो आपने पूछा है ना, पेरेंट्स का इसमें यही रोल होना चाहिए कि समझाए बच्चे को कि आप पढ़ो, हमें आपको अच्छा स्कोर करना है। हाँ, अब इतना प्रेशर भी नहीं डालना कि मतलब एक लिमिट दे दिया जाए कि इतना नहीं आया तो मैं, यानी उसका एक कुछ नेगेटिव बात कर लें कि ये कर देंगे, अगर ये बोर्डिंग्स आया में डाल देंगे, जी दूर जी भेज हाँ, देंगे, आपको भेज दिया जाएगा, फिर पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी, यानी इतना ये कि मतलब कि वो बच्चा, मतलब ये हो जाए कि ये टास्क, अगर मैंने टास्क उसका कंप्लीट होना ही होना है, क्योंकि अगर वो प्रिपेयर कर रहा है, और हालांकि कई लोग प्रिपेयर करते हैं उस हिसाब से, बिल्कुल ऐसे है। प्रेशर रहना चाहिए लेकिन वो टेम्परेरी रहना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम और मतलब बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे, जैसे इतना प्रेशर दे दिया, हम ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं, बोर्डिंग में भेज देंगे, और ये यानी इतना प्रेशर हो जाता है ना आरिफ भाई, कई लोग बच्चे जो है सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, यानी माज़अल्लाह 10th और 12th, मतलब यही होता है ना कि आगे जाके क्या होगा, फिर और भी मामला मतलब बिगड़ने का ये हो जाता है। मुझे मेरे एग्ज़ाम हॉल का वक्त याद है, मैं पेपर लिख रहा था, और यानी ये 10th की बात है, तो मुझे मेरे ख्याल से मैथ्स का पेपर था, अलजेब्रा था। तो अल्लाह की रहमत से यूँ कि मैथ्स पहले से जो है वो अच्छा है, बड़ी पक्की पक्की दोस्ती है अपनी। तो मैं तो पेपर अच्छा लिख रहा था कि सडनली बाजू में जो है एक बच्चा जो है वो एग्ज़ाम हॉल में बेहोश हो गया। तो जी जी, देखा जाता है, कई सारी मैंने चीजें तो ऐसे मेरे लिए देखा बड़ा जाता है। सरप्राइजिंग था, मैं आज तक उस मिस्ट्री को नहीं समझ पाया कि ये बेचारा बेहोश कैसे हुआ। इसमें अहम रोल एक पेरेंट्स का भी है कि वो सपोर्ट करें, कनेक्ट रहें बच्चों से कि बेटा आपको ये करना है, ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि देखिए दुनियावी ये इम्तिहानात हैं, ठीक है, अगर मतलब खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा कम ज़्यादा होता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, री एग्जाम का ऑप्शन है, बहुत कुछ हो सकता है। यानी एक पॉजिटिव पेरेंटिंग जिसे कहते हैं ना, कि एक सपोर्ट दे, पीछे से एक हाथ रखें। जैसे एक एग्जांपल आपने दिया, तो ये कई एग्जांपल होते हैं कि मतलब जब एग्जाम हॉल पे जाने से पहले कोई मतलब ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, तो कोई मतलब एकदम बहुत मतलब ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। ऐसा ही है, हमें भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो इसमें ख्याल रखें। एग्ज़ाम्स के टाइम पर क्या डाइट को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए या इस तरह की चीज़ों में, इस पर क्या फरमाते हैं? एग्ज़ाम टाइम में डाइट सेम हो या एक्स्ट्रा जाग कर जो स्टडी की जाती है, इस पर आप क्या फरमाते हैं? देखिए, अगर आइडियली देखा जाए आरिफ भाई, तो जो हमारी नॉर्मल साइकिल की लाइफ रहती, जो चलती रहती रूटीन, उसी को ही हमें फॉलो करना है। बस ये है कि हम उसमें जो वक्त, हालांकि वो पढ़ाई का ही वक्त था जो हम इधर उधर गुजारते थे, तो उसमें अब यहाँ पढ़ाई करना है एग्ज़ाम के टाइम, डाइट हमें नॉर्मली रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने कहा ना कि प्रेशर एक नेचुरली आता है, वो है, मतलब टेम्परेरी प्रेशर होना ही चाहिए। अच्छा, स्लीप को जो ये समझ रहे, कोई रात रात भर जाग कर पूरा ये करते हैं, हालांकि इससे मना ही किया जाता है कि आप है ना स्लीप अपना अच्छे से लें, क्योंकि आप जो भी लेसन पढ़े होंगे, जो भी आपने थ्योरम सीखे होंगे, किया होगा प्रैक्टिस, अब स्लीप नहीं लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाके वो एग्ज़ाम हॉल में बंदा सो रहा है और रात भर पूरा उसने मतलब ये किया था, प्रैक्टिस की हुई थी, और फिर मतलब फिर ऐसा भी होता, आपने देखो, मुझे याद, मैं पढ़ के गया था, मुझे याद ही नहीं आया, ऐसा ही ठीक है। आप अच्छे से समझ कर जाएं रीडिंग, और इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि कैसा हमें रीड करना चाहिए, ठीक है। तो हम समझ कर जाएं और अच्छी नींद लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर एक अच्छा रिजल्ट भी बेटर आएगा इंशाअल्लाह करीम। क्योंकि बात आप रिज़ल्ट पर आ ही गए, तो अब जो है वो ज़ाहिर है एग्ज़ाम्स दिया है, एग्ज़ाम्स देने के बाद से लेकर रिज़ल्ट आने का वक्त, और एग्ज़ाम्स के बाद जब ये रिज़ल्ट आते हैं, तो रिज़ल्ट के वक्त जो है वो कई बार ऐसा होता है कि जब मन मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आया, या बच्चे ने मेहनत बड़ी की थी और अब मेहनत का उसको फल ऐसा लगता है कि थोड़ा फीका रह गया, उतना मीठा नहीं रहा जितनी मैंने मेहनत की थी। तो ऐसे वक्त में बच्चा सब्र नहीं कर पाता, और उस वक्त भी एक अच्छी पेरेंटिंग की हाजत होती है, एक जो है एक अच्छे मॉरल सपोर्ट की हाजत होती है।
इस पर क्या फरमाएंगे डॉक्टर साहब आप? दरअसल आरिफ भाई इसमें ना हमारा जो गोल्स है ना, हमने जो माइंड में सेट किया रहता है ना, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि एक बच्चा ऐसा है कि उसने गोल बनाया था कि वो फेल हो जाएगा, मतलब भाई मैंने नई पेपर ही नहीं नो लिखा, एक्सपेक्टेशन। हाँ, कि मतलब शायद मैं फेल हो जाऊं। अब वो पास हो गया, भले से पासिंग मार्क लाया या फिर जैसे भी पास हो गया, वो उसका जो वो बोलते हैं ना खुशी का, जॉयफुल और हैप्पीनेस मोमेंट होगा, तो वो एक अलग लेवल का होगा। ऐसा ही है। और यहाँ पर एक ऐसी भी तादाद है जो सोची होगी कि मैं 90 प्लस या 95 अबो मेरे को मुझे आना चाहिए, और यूँ समझ लीजिए कि 92 मतलब 95 अबो सोचा था और 92 आया, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन हमने वैसा रखा था। ऐसा ही है। हालांकि नंबर्स जो हैं वो डिसाइड नहीं करते कि आपका क्या है मतलब एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि देखिए नंबर्स आने और नहीं आने के कई सारे रीज़न है। हो सकता है आपको पता है लेकिन आपने उस वक्त उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या उस वक्त, या कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा। तो हालांकि देखें, जजमेंट करने के लिए ओनली 2 to 3 आवर्स काफ़ी नहीं है देखा ऐसा जाए ही तो। है। आपको वो पता था, ठीक है ना, आप उसको मिस कर गए या फिर उस वे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आपके कुछ नंबर्स ये हुए। तो नंबर्स जो है वो आपको ये डिसाइड नहीं करता कि आपकी काबिलियत क्या है, वो आपके अंदर है, वो रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये तकलीफ भी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। एफजेन चैनल के नाजरीन भी जो इसको कनेक्ट कर रहे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप खुद जानते हैं कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन वो स्कोर नहीं कर सका, और हमें ये भी लग रहा होता है कि शायद बहुत बड़ा लॉस हो गया, अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, इसके बाद इसका करियर कैसे बेटर होगा, या इसके बाद ये चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करेगा। तो उम्मीद ही नहीं हारें, उम्मीद अभी भी बाकी रखें। यकीनन आपका जो बेटा है वो बहुत टैलेंटेड है, आपकी जो बच्ची है वो बहुत टैलेंटेड है, आप उस पर भरोसा करें, आप हिम्मत तो रखें, आप दोबारा हौसला तो दिखाएं। 10th गया है, 12th बाकी है, ग्रेजुएशन बाकी है, मास्टर्स बाकी है। वो बहुत कुछ करना चाहता है, वो बहुत कुछ करेगा आपके सपोर्ट से, आपकी पॉजिटिव पेरेंटिंग और गुड जजमेंट से। क्योंकि डॉक्टर साहब ज़ाहिर है हमारे एपिसोड का वक्त बड़ा लिमिटेड होता है, और हमारी नीयत ये होती है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोगों को इन्फॉर्मेटिव करें और पॉजिटिव चीज़ें जो है पहुँचाएँ। तो कुछ आपकी गाइडलाइंस के क्या एक अच्छा पेरेंट होने के लिए, एक अच्छा जो है वो वालिदैन होने के लिए, और एक अच्छा गाइडर होने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए इस वक्त में, रिज़ल्ट वाले वक्त में, एजुकेशन वाले वक्त में, या ओवरऑल अगर आप कुछ हमारे एफजेन चैनल के नाज़रीन को गाइडेंस दें? देखिए, इसमें देखा जाए कि पहले कि बच्चा जो है ना कौन कौन से प्लेसेस से गुजर रहा है और कौन कौन लोग हैं जिनसे वो फेस कर रहा है और जो उसे गाइड कर रहे हैं, तो उसमें दो ही चीज़ पाई जाती है। एक तो सबसे पहला पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्योंकि बच्चा स्कूल भी जा रहा है ना, एक तालीमी इदारे में जा रहा है, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं तो उनसे भी वो फेस हो रहा है, ऐसे ही। तो उनका भी एक पॉजिटिव जो इफेक्ट होना, पेरेंटिंग करना, वो भी बहुत ज़्यादा अहम रोल इसमें आता है। सबसे पहले अगर हम देखें पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स के लिए यही है मशवरा। देखें, आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा कामयाब बने जी, हाँ, क्योंकि हर पेरेंट्स की यही चाह ऐसा ही रहती है, है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं चाहते हुए भी मतलब उनका चाहत है, भले से उनका जो प्रैक्टिकली बिहेवियर है भले से कुछ मतलब उल्टा ऊपर नीचे होता हो सकता है, हाँ, लेकिन नियत तो उनका यही है कि मेन कामयाब मोटिव हो। यही है कि मेरा बच्चा कामयाब रहे। ऐसा ही है। तो आप बच्चे से ना देखें, आप बच्चे को करेक्ट करना चाह रहे हैं, करेक्ट हर बात पे करना चाह रहे हैं, तो आप बच्चे से करेक्ट करें, लेकिन आप उनसे कनेक्ट रहें। सुभान अल्लाह, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जी बहुत जी ज़रूरी जी, है। हम सिर्फ करेक्ट करने में लग रहे हैं। अगर कनेक्ट रहेंगे ना तो कई सारी बातें जो दुनिया में वो जा रहा है, फेस करके आ रहा है, वो आपसे भी शेयर करेगा। हम कनेक्ट नहीं होते हैं ना, तो ये मसला होता है कि वो दुनिया को बात बता रहा होता है और आपसे वो छुपा रहा होता है। अल्लाह। सेकंड, अगर हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर का भी ये एक रहता है कि टीचर्स भी बच्चे को अच्छी गाइड करें, और पेरेंट्स मीटिंग जब होती है ना, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। कई सारे स्कूलों में इसको अभी मतलब इसको नाफिज किया जा रहा है, यानी नाफिज से मुराद कि बुलाया जाता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स गाइडेंस की बताई जाती है, पेरेंट्स को कैसे हमें पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी है वो टीच किया जाता है। दावत इस्लामी इंडिया का एक डिपार्टमेंट है दारुल मदीना स्कूल सिस्टम, और अल्लाह की रहमत से यहाँ भी जो है वो कंटिन्यू जो है वो इस तरह की जो है वो पेरेंट्स मीटिंग होती हैं, और माशाल्लाह करीम हमारा जो स्टाफ होता है, चूँकि मेल के लिए पूरा एक मेल स्टाफ है, फीमेल के लिए पूरा एक फीमेल स्टाफ है,
प्राइमरी सेक्शन के बाद जो है वो क्लासेस अलग भी हो जाती हैं। तो माशाल्लाह वहाँ भी ये सिलसिला होता है, जो मुझे हमारे ज़िम्मेदारान से पता चला कि माशाल्लाह यहाँ पर भी जो है वो स्कूल सिस्टम में पेरेंट्स को भी जो है इस तरह से गाइड किया जाता है कि माशाल्लाह। बच्चों को कौन सी क्लास में किस तरह से जो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे स्कूल जो है दारुल इस्लाम इंडिया का जो स्कूल है, इस स्कूल में अल्लाह की रहमत से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है लेकिन यहाँ पे अरबिक भी सिखाई जा रही है, और माशाल्लाह। एक उम्र के बाद माशाल्लाह हिफ्ज़ भी शुरू हो जाता है और दरस निज़ामी भी आलिम कोर्स भी शुरू हो जाता है। तो माशाल्लाह आपकी बात से मुझे याद आया कि ये जो पेरेंट्स मीटिंग होती है जिसमें खास पेरेंट्स को जो है वो गाइडेंस के लिए बुलाया जाता है, ताकि बच्चे को क्या देना है, कितना देना है और मेंटली कैसे स्टेबल रखना है, माशाल्लाह इस पर तरबियत भी की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें मेरा एक वाकया मुझे याद आ रहा था आरिफ भाई कि स्कूल में ना, जैसे मैंने बताया कि स्कूल की भी मतलब जो टीचर की जो पेरेंटिंग है, टीचर जो पॉजिटिव वे में बच्चों को निखारेगी उसका कितना असर वो होता है, और अगर नेगेटिव करेगी तो फिर क्या होगा। मेरे को याद है कि मेरे मतलब एक टीचर थे, तो साइंस की टीचर थे, और उन्होंने मुझसे ये कहा था, चलो उस वक्त देखिए वही मैं कि किसी को कहीं जज नहीं कर सकते, यानी मैं जी। अपने आप वो नहीं बोल रहा हूँ कुछ, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। उस वक्त साइंस की टीचर मुझे और मेरे एक फ्रेंड थे, उनको हम दोनों को बोलती थी कि तुम्हारा साइंस में कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह अकबर। यानी साइंस आपके लिए बना ही नहीं है, यानी इतना रूड। हालांकि ठीक है वो हिसाब से हम उस हिसाब से शायद रिजल्ट नहीं लाते थे वो साइंस में, वक्त तो होगा ऐसा कि वो हाँ चलता होगा कि सब। वो उन्होंने ये कहा था, तो वो बात मुझे आज भी याद आती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ, फिर साइंस फील्ड में एडमिशन हुआ, और माशाल्लाह जो है यानी माशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारे सामने मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह उल करीम चूँकि एक लंबे समय से प्रैक्टिस भी रही है और एक अच्छा माशाल्लाह एजुकेशनल करियर भी रहा है, एक अच्छे इसलिए हम काउंसलर जज भी ना हैं। करें, पहले ही हम अपने बच्चों को जज ना करें, यानी कोई पहले ही से डिसीजन ना ले लें कि ये कुछ नहीं कर सकता। हमने देखा है कि हमारे जो क्लास के जो टॉपर्स थे वो आज ठीक है अपने उनका मकाम है, लेकिन जो चले उतने नहीं थे, मीडियम तबके के थे, आज वो यानी एक अच्छे स्टैंडर्ड पोजीशन, अच्छा पोजीशन भी हम कैसा जज करते हैं कि जो जितना पैसा कमाता है। ऐसे तो ही अगर ऐसे ही है तो जो लास्ट में जो आ रहा है या फिर जो फेल हो रहा है, तो उसने भी अपना छोटा सा एक कोई दुकान डाल दिया है, कोई भी चीज़ की, खाने की पीने की अगर कोई स्टॉल भी डाल दिया, तो अच्छा खासा वो पैसा भी कमा रहा है। तो अगर यही जजमेंट है, इसी को अगर हम समझते हैं कि मतलब दुनिया में तरक्की कैसे करेगा, कैसे मतलब पैसा कमाएगा, तो जो लास्ट आ रहा है वो भी जो है वो स्टेबल हो सकता है। और अल्लाह पाक तो रज़ाक है, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे का जो रिज्क अपने ज़िम्मे करम पर लिया है, सही और सही। अल्लाह पाक अपनी रहमत से रिज्क भी अता फरमाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। तो प्यारे प्यारे एफजेन चैनल के नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मकसद यही था कि आप अपने बच्चे पर तवज्जो दें, पॉजिटिव पेरेंटिंग भी करें, उसकी वक्त की ग्रोथ के साथ उस पर तवज्जो दें। इंशाअल्लाह करीम बहुत कुछ बात करेंगे फैमिली इन्वायरमेंट और जो है वो कल्चर के बारे में। तो चूँकि एपिसोड का वक्त लिमिटेड है और डिस्कशन बहुत सारी है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आप देखते रहिए एफजेन चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के ताज